गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें वीवीआई और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें 35 एमसीक्यू हैं और इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल जो है लॉन्च किया है या लॉन्च करने का दावा किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 31 अगस्त 2022 को ये मॉडल लॉन्च किया गया है। इसमें खास करके वैसी लड़कियों को पढ़ाया जाएगा जो किसी कारण से स्कूल ना जा सकी और वर्चुअल क्लासरूम में लड़कियों के लिए ही बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो अब्सेंट थी लड़कियां किसी कारण से उन्हें इस स्कूल में दाखिला दिया जाएगा और उसे पढ़ाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर हो जाएगा नई दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स यानी दुनिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में गौतम अडानी अगस्त 2022 में किस स्थान पर पहुंच गया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। गौतम अडानी जो है तीसरे स्थान पे पहुंच गए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पे हमारे देश के गौतम अडानी जो है पहुंच गए हैं। इनकी संपत्ति जो है 137.4 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पे पहुंच गई है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि पहले स्थान पे अब भी एलन मस्क हैं, दूसरे स्थान पे जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पे गौतम अडानी। इनसे रिलेटेड कुछ और बातें हैं। यह एशियाई देश के पहले अमीर व्यक्ति हैं जो कि तीसरे स्थान पे पहुंचे हैं। गौतम अडानी का जो है 2014 में 5.10 बिलियन का संपत्ति था जो कि 2022 में बढ़कर 137 बिलियन हो चुका है। तो 5 बिलियन से 137 बिलियन हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पे गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के कितने छात्रों ने सुसाइड कर लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जो छात्र हैं कहीं ना कहीं बेरोजगारी या और किसी भी कारण से हो, लेकिन छात्रों ने क्या की तो खुदकुशी कर ली यानी सुसाइड कर लिया है। ठीक है, जिसमें कि एक्सीडेंटल डेथ या सुसाइड दोनों शामिल किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 13,089। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13,089 जो है स्टूडेंट भारत में 2021 में सुसाइड कर लिया है या किसी भी कारण से एक्सीडेंट है, जिसमें से छात्र यानी बॉय लड़कों की संख्या 7,396 है, 7,396, और गर्ल की संख्या जो है 5,693 है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वर्ष 2021 में कितने छात्र ने सुसाइड किया? तो 13,089 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 जो है आयोजित कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और नौसेना के बीच जो है ब्रज युद्ध अभ्यास जो है कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर न हो जाएगा बकलोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बकलोह ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत और अमेरिकी सेना के बीच बकलोह हिमाचल प्रदेश में इसका 13वां संस्करण का आयोजन हुआ है। ध्यान रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति अभी कौन है? तो जो बाइडन है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकलोह जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास जिसका कि 13वां संस्करण हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा तेज़ी से कोशिश करूँगा कि करूँ ताकि कम समय में ज़्यादा कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजीत सेन का निधन जो है 29 अगस्त 22 को हो गया। इनमें से वो क्या थे? ध्यान रखिएगा, ये एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिजीत सेन क्या थे? तो अर्थशास्त्री थे और इनका निधन हो गया है 29 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम
उदीयमान खिलाड़ी योजना का शुरुआत किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा किया गया है। 29 अगस्त 2022 को यह लॉन्च किया गया है ध्यानचंद के जयंती के अवसर पर। ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो है 8 से लेकर 14 वर्ष के जो खिलाड़ी होंगे उसको 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने की घोषणा किया है। और टोटल जो है उत्तराखंड में 3900 खिलाड़ियों को जो है ये योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा, जिसमें से बॉय की संख्या आधा होगी यानी 1950 और गर्ल की संख्या भी 1950। तो ध्यान रखिएगा 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपये का छात्रवृत्ति देने की घोषणा किया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए किस नदी पर बने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ध्यान रखिएगा, अटल ब्रिज का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है? तो साबरमती में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साबरमती अटल ब्रिज जो है अहमदाबाद के साबरमती नदी पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया और यहीं पर खादी उत्सव भी मनाया गया, जिसमें से कि 7500 महिलाओं ने भाग लिया। तो ध्यान रखिएगा 7500 महिलाओं ने क्या किया? तो खादी उत्सव में भाग लिया है। यह ब्रिज जो है अहमदाबाद के साबरमती नदी को और अटल ब्रिज इस दोनों को एक दूसरे को जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा किस नदी पे है? तो साबरमती पर नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीभा मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? दीवा मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? तो दिविता राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिविता राय जो है मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है। इनको जो है जीतने के बाद हरनाज संधू जो कि 2021 की मिस यूनिवर्स रही हैं, उन्होंने इन्हें ताज पहनाया। और मिस दीवा जो हैं 23 वर्ष की हैं और कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा यह कर्नाटक की रहने वाली हैं और 23 वर्ष की हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिविता राय जो है मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रिलायंस की एजीएम में मुकेश अंबानी ने जियो 5G दिवाली तक लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी में कितना निवेश कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी जो है कितना निवेश कर रही है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपये जो है इसमें निवेश किया जाएगा। 5G लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। तो किसने? तो मुकेश अंबानी ने। ध्यान रखिएगा यह सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये कोलकाता इन चारों महानगर में लॉन्च होगी। तो ध्यान रखिएगा पूरे भारत में जो है दिवाली में नहीं लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में लॉन्च होगी। और इनका लक्ष्य है कि 2023 तक भारत के हर एक कोने में 5G पहुंचा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 2023 तक भारत के हर एक कोनों में 5G पहुंचा दिया जाएगा। और कितने रुपया? तो 2 लाख करोड़ रुपया इसमें निवेश करेगी। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स में बदलाव कर रिटायर जज और सीजेआई में कौन से लाभ दिए? तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे या सीजेआई थे तो उन सभी को जो है एक विशेष लाभ दिया गया है। तो कह रहे कौन कौन से लाभ? तो ध्यान रखिए आंसर हो जाएगा डी। इनमें से जो भी लाभ है वो सभी, घरेलू सहायक सिक्योरिटी गार्ड भी मिलेगा, पहले नहीं मिलता था, ड्राइवर भी मिलेगा जो कि पहले नहीं मिलता था, और सचिवालय सहायक भी एक मिलेगा जो कि पहले नहीं मिलता था। इनको ध्यान में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी को जो है जो रिटायर्ड जज होंगे उन्हें 3 साल के लिए ये सभी मिलेगा, घरेलू सहायक, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, सचिवालय। और जो सीजेआई होंगे रिटायर्ड उसको 5 साल तक के लिए जो है ये सारे की सुविधाएं दिया जाएगा, घरेलू सहायक और ड्राइवर और सचिवालय। ध्यान रखिएगा इसका पेंशन जो है 1.4 लाख यानी 1,40,000 प्रति माह है। इनके साथ साथ 4200 रुपया फ़ोन और इंटरनेट चलाने की अलग से भत्ता भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे रूल्स जो हैं चेंज कर दिए गए हैं और इन्हें घरेलू सहायक, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और सचिवालय सहायक भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेवी को युद्धपोतों पर तैनात
AK 630 तोप के लिए 33 mm पहला स्वदेशी गोला बारूद किस कंपनी ने बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। यह तोप जो है रूस के द्वारा बनाया गया था। AK 630 रूस के द्वारा बनाया गया और इसमें जितने भी गोला बारूद हैं वो भी विदेश से भी लाया जाता था। ध्यान रखिएगा। भारत में अभी नेवी चीफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। भारत के चीफ कौन है नेवी के? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मिथिला मखना को GI टैग प्रदान मिला है? बहुत VVI क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का जो मिथिला मखना है उन्हें GI टैग मिला है और लगातार 4-5 साल से जो है बिहार के मिथिला मखना GI टैग में बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का लगभग 90% मखना बिहार में ही उत्पादन होता है, जिसमें से बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार और किशनगंज में मुख्य रूप से उपजाए जाते हैं। और ध्यान रखने की बात यह भी है कि 1000 टन प्रति वर्ष निर्यात किया जाता है इस मखना को, जिसमें से US, ब्रिटेन और कनाडा मुख्य रूप से इन सभी में निर्यात किया जाता है। और 100 ग्राम जो मखना होता है उसमें लगभग 350 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, तो ये सब जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है जी मखना में, इसलिए जो है इनका बहुत डिमांड है विदेशी मार्केट में। ध्यान रखिएगा, मिथिला मखना के साथ साथ बिहार का कौन कौन से GI टैग प्राप्त जो है प्रोडक्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा। कतरनी चावल, मगही पान, सिलवा खाजा, शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखना, जर्दालू आम, इन सभी को जो है GI टैग प्राप्त हुआ, जो कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे इसका क्या होता है? तो उत्पादन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष पद पर किसे संभाला? ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष पद पर किसने संभाला? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आदिम सुमरीवाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। महासचिव कौन है? तो राजीव मेहता। और ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के पद पर अभी आदिम सुमरीवाला को पदभार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक संस्था पर प्रतिबंध हटाया? रिजर्व बैंक ने किस बैंक से अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्था पर से प्रतिबंध हटा लिया है? तो ध्यान रखिए, आंसर हो जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पर से भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध को हटा लिया है और अब ये बिजनेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह परमाणु हथियार तथा विस्फोट के प्रभाव को कम करना और जागरूक बनाया जाता है, जिससे कि दुनिया में परमाणु हथियार का उपयोग कम हो और वातावरण शुद्ध रहे और क्लाइमेट जो चेंज होती है इस पे इसका प्रभाव ना पड़े। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोएडा में अवैध सुपरटेक ट्विन टावर को किस तकनीक से ढहा गया है, यानी गिराया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? वाटरफॉल एक्सप्लोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो जाएगा। वाटरफॉल एक्सप्लोजन तकनीक जो होती है इसमें बिल्डिंग को गिरा के नीचे किया जाता है और जो बिल्डिंग जो है किसी और को क्षति न पहुंचाए जो आसपास की बिल्डिंग है। तो इस तकनीक से जो है इसको गिराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है नोएडा के सेक्टर
93, ठीक है, नोएडा के सेक्टर 93 में यह बिल्डिंग बना हुआ था, ठीक है। यह 28 अगस्त को लगभग 2.5 से 3 के बीच तोड़ा गया। यह मंजिल 40 मंजिला था और इसमें एक साथ 2 मंजिल थी, जिसकी जो है दोनों मंजिल के बीच की दूरी लगभग 7 मीटर ही था। इसे गिराने में लगभग 3700 केजी बारूद का इस्तेमाल हुआ और इसे गिराने का काम जो है भारत के एक कंपनी है एडिफाइस और साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है जेड डिमोलिशन, ठीक है। भारत की कंपनी एडिफाइस और साउथ अफ्रीका की कंपनी जेड डिमोलिशन, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस बिल्डिंग को गिराने का काम किया है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, तो नोएडा के सेक्टर 93 में। कब गिराया गया तो 28 अगस्त को। कितने मंजिल की थी तो 40 मंजिल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। कह रहा है किस पड़ोसी देश का आधा हिस्सा यानी विनाशकारी बाढ़ में डूब गया और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। अभी जो है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक तो मानसून आ गई, दूसरी जो है बाढ़ के कारण हिमालय से सटे जो नदियां हैं उनसे विनाशकारी बाढ़ आने के कारण जो है पाकिस्तान का 50% हिस्सा लगभग डूब चुका है और यहाँ पे इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा 27 अगस्त तक लगभग 3 लाख घर बर्बाद हो चुके हैं और हजारों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। यहाँ पे लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों के बीच प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से। तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जारी किया है? किस मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया है? तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय मंत्री ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन 2022 जो नियम जारी किया है किस मंत्रालय के द्वारा? आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जितने भी बैटरी होते हैं उसमें अपशिष्ट होते हैं जो कि बहुत घातक होते हैं, उन्हें पहले जलाया जाता था। सबसे पहले तो इन्हें जलाने पर प्रतिबंध कर दिया गया है और इस बैटरी में जो कि वाहन की बैटरी होती है, पोर्टेबल बैटरी होती है, ऑटोमोबाइल्स उद्योग सहित सभी प्रकार के बैटरियों की कवर को अब जलाया नहीं जाएगा, उसे रिसाइकल मतलब उसी का प्रयोग यूज करके जो है फिर से इसे रिसाइकल करके फिर से दोबारा बनाया जाएगा जो कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने 28वां आबू धाबी मास्टर्स खिताब जीत लिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या हो जाएगा तो अर्जुन एरिगासी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एरिगासी ने क्या किया है? आबू धाबी मास्टर्स शतरंज खिताब जीत लिया है। इसमें 31 देशों के लगभग 142 से अधिक खिलाड़ी ने भाग लिया और इस 9 राउंड के खेल में 6 राउंड ने क्या किया? अर्जुन एरिगासी ने जीत लिया और 3 राउंड को ड्रॉ कर दिया। इसके साथ ही अर्जुन एरिगासी विश्व रैंकिंग में 25वें स्थान पे आ गए हैं और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के यह तीसरे खिलाड़ी ऐसे हो गए हैं जो कि इतना जो है अंक लाकर भारत के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं और वैश्विक रैंकिंग में 25वें स्थान पे। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है तो अर्जुन एरिगासी, जो कि 28वां आबू धाबी मास्टर्स शतरंज का खिताब जीत लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा भारत ब्राज़ील जो है संयुक्त आयोग की बैठक ब्रसीलिया, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। ब्राज़ील की राजधानी ब्रसीलिया है, वहीं पर जो है भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी। ध्यान रखिएगा ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है तो जायर बोल्सोनारो। क्या नाम है तो जायर बोल्सोनारो राष्ट्रपति का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिहार विधानसभा परिषद के नए सभापति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र चंद्र ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवेंद्र चंद्र ठाकुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में निर्विरोध चुने गए। ध्यान रखिएगा बिहार के गवर्नर कौन है तो फागू चौहान, डिप्टी सीएम कौन है तो तेजस्वी यादव और सीएम कौन है तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री ने 8वीं बार जो है
सीएम की शपथ ली और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार जो है उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों के संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन है न्यू इंडिया, उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एम वेंकैया नायडू के द्वारा ऐसा किया गया है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। किनका चुनिंदा लेखक है ये लेख है? तो ध्यान रखिएगा अरुण जेटली, और इस किताब का नाम है न्यू इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दुनिया में किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डी जर्मनी ने ऐसा किया है पहली बार कि अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है। इस देश में जो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, इसका निर्माण फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम ने बनाया है। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम ने बनाया है, और इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदूषण से छुटकारा पाना। ध्यान रखिएगा, इसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसकी स्पीड 144 किलोमीटर पर घंटा होगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल शुरुआत की है, और इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताएं जिसे पीएम मोदी ने भारतीय सेना को सौंपा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस विक्रांत। क्या हो जाएगा? तो आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत जो है हमारे सेना में पहले से भी था, लेकिन यह स्वदेशी है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 22 को भारतीय नौसेना को ये सौंपा है। यह भारत का सबसे बड़ा वारशिप है, यानी युद्ध करने वाला शिप है, जहाज है। इस पर हवाई पट्टी के साथ साथ फाइटर प्लेन भी उड़ते हैं। यह जो है लगभग 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा, ठीक है। यह शिप जो है, इसमें 4 गैस टरबाइन लगे हैं, ठीक है। और इसकी स्पीड लगभग जो है, अधिकतम स्पीड की बात की जाए तो 28 नॉटिकल मील है। यह शिप 10 मंजिली ऊंची इमारत के इतना ऊंची है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक साथ जो है 1600 सैनिक को रहने की व्यवस्था है, जिसमें 2400 कंपार्टमेंट हैं और 1600 सैनिक इसमें एक साथ रह सकते हैं। इस पर 20 विमान को एक साथ रखे जा सकते हैं, और इसमें जो है खास सुविधा ये भी है कि महिला अधिकारी के लिए एक विशेष प्रकार का केबिन भी बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली स्वदेशी एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो आईएनएस विक्रांत, और यह 10 मंजिले इमारत इतनी ऊंची है और 20 विमान एक साथ रखे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे जो है हमारे देश की नौसेना के साथ साथ वायुसेना को भी अधिक बल मिलेगा, और उसका ये आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के एक नए झंडे का अनावरण किया है। इस झंडे में क्या बदलाव किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नौसेना के लिए एक अलग झंडा का भी अनावरण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए, इनमें से उपरोक्त सभी, यानी इन सभी को परिवर्तन किया गया, यानी ब्रिटिश निशान को हटाया गया उस झंडे से। अष्टकोणीय ढाल में अशोक स्तंभ को जोड़ा गया, और आदर्श वाक्य जो है नौसैनिक का, सोम नो वरुण, वो भी लिखा गया है। तो इन सभी को जो है किया गया है, और भारतीय तिरंगा है एक झंडा में, और उसके दूसरे साइड में जो है ये नौसैनिक का जो है एक अलग से लोगो बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारतीय नौसेना के नए झंडे को अष्टकोणीय ढाल में उपयोग किया गया है। यह किस महाराजा का राज मुद्रा से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, नए झंडे में जो अष्टकोणीय ढाल का उपयोग किया गया है, किस राजा के राज मुद्रा से लिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के। ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है राज मुद्रा से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है बोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ जिसमें भारत, चीन और रूस की सेनाओं ने हिस्सा लिया है। तो भारत, चीन और रूस की सेनाओं ने जो हिस्सा लिया है वह कहाँ पे आयोजित हुआ है, यानी हिस्सा जो ले रहा है उसमें कहाँ पे आयोजित होगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस में ऐसा हुआ है। इसमें भारत, चीन और रूस की सेनाओं ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। नाम क्या है, तो बोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास। ध्यान रखिएगा, यह 1 से 7 सितंबर के बीच 2020 तक चलेगा, 2022 तक 1 से 7 सितंबर 2022 तक यह अभ्यास चलेगा, जिसमें 50,000 से ज़्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे और 5,000 से अधिक वेपन्स का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। 60 जो है वारशिप यानी जो समुद्री जहाज हैं उसका प्रयोग होगा और 150 से ज़्यादा फाइटर प्लेन का भी उपयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों सेनाओं यानी तीनों देश की सेनाओं ने संयुक्त रूप से बोस्तक का अभ्यास करेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बोस्तक 2022 सैन्य अभ्यास के किस प्रारूप में भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। ध्यान रखिएगा, तो नेवल ड्रिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नेवल ड्रिल, यानी नेवी की सेना जो है, भारतीय नेवी की सेना इस बोस्तक 2022 में हिस्सा नहीं लेगी। नहीं लेने का कारण है कि रूस और जापान के कुछ विवादित हिस्से हैं, वहीं पे इसका आयोजन होगा। इससे भारत ने जापान और रूस को इस विवादित जगह पे हिस्सा न लेने का मन बनाया और इस तरह से भारतीय नेवल ड्रिल ने हिस्सा नहीं लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि इनका लाभ उठा पाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को अगस्त 2022 में लद्दाख के किस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका। यानी भारतीय चरवाहा जो थे, जो कि गाय भैंस या भेड़ चराते हैं, उनको जो है रोका गया। वह कौन सा क्षेत्र था, तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी डोमचौक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोमचौक जो है वह भारतीय सेना वहाँ पे चरवाहों ने क्या किया, वहाँ पे जाके अपने जानवरों को चरा रहा था, जिसमें कि इन पे चीनी सैनिकों ने इस पे आपत्ति जताई और दोनों देश के बीच इन पे बैठक भी हुई है। और यहाँ पे डोमचौक में जो है हाथापाई भी हुई, जिसमें कि पशु चराने गए थे। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है लद्दाख क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, यह जो है कहाँ पे है, तो लद्दाख क्षेत्र में है डोमचौक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अस्थायी रूप से श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर लोन देने पे सहमति जताई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उन्हें उबारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इन्हें कुछ लोन देने की जो है वो निष्कर्ष किया है और इस तरह से इन्हें 2.9 बिलियन जो है लोन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2.9 बिलियन डॉलर इन्हें ऋण दिया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इनमें कुल देश कितने शामिल हैं, तो 190 देश शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, 190 देश शामिल हैं इसमें। और IMF के CEO कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो वाशिंगटन DC। ध्यान रखिएगा, IMF के CEO क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं और IMF की मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुर्घटना के मामले में सबसे ज़्यादा किस तरह के दुर्घटनाओं से जो है मौत हुई है। 2021 की बात कर रही है। 2021 में किस तरह के दुर्घटना से ज़्यादा मौतें हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रैफिक एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा यानी 43% जो भी मौतें हुई है उसमें 43% मौतें ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 30 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। लघु उद्योग जो है बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य क्या है, तो भारत में लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि आम नागरिक को किसी तरह का आर्थिक रूप से मजबूत हो और उससे परेशानी ना हो। यानी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। और 30 अगस्त को
राष्ट्रीय लघु दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? संतोष अय्यर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संतोष अय्यर को मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यह जो है 1 जनवरी 2023 से अपने पद को ग्रहण करेंगे। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2023। ठीक है, तो अभी ये इनका सिर्फ चुनाव हुआ है और कब ग्रहण करेंगे? तो 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरन गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? यानी बच्चे, महिलाओं और पुरुषों को भी जबरन गायब कर दिया जाता है किसी तरह से, या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच दिया जाता है, तो उसको जो है इस पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो कब मनाया जा रहा है? तो 30 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 30 अगस्त। इसमें जितने भी लापता हो रहे हैं लोगों को, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, साथ ही उनको न्याय दिलाने की भी कोशिश की जा रही है। इसीलिए 30 अगस्त को ये जो है जबरन गायब होने वाले शिकार लोगों को सुरक्षा के साथ साथ न्याय और इसे रोकने की भी व्यवस्था की गई है। तो इसीलिए 30 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 2 सितंबर। ध्यान रखिएगा, विश्व नारियल दिवस जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है। और नारियल में 2 चीज़ ही खाने वाले होते हैं, एक उसका पानी और दूसरा उसका जो है उजला वाला भाग, भ्रूणकोश। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि 2 चीज़ खाने वाला है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था विश्व नारियल दिवस का? तो ध्यान रखिएगा, विश्व नारियल दिवस का थीम है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती। खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती, ये जो है नारियल दिवस का थीम था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, जो कि वीवीआई क्वेश्चन रहा। आप ज़रूर देखे होंगे तो पता चल गया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाए, और वीवीआई क्वेश्चन को देख के जाएं ताकि एग्ज़ाम में 100% श्योर होके आप सही करके आएँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।